हमारा प्यारा देश भारत, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, पूरे दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसमें इतनी विभिन्नता है, ढेर सारी विविधता है, धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति के आधार पर। और इतनी विभिन्नता होने के बाद भी वो भौगोलिक विभिन्नता है, राजनीतिक विभिन्नता है, धार्मिक सांस्कृतिक विभिन्नता है, उसके बावजूद भी हमारा भारत कैसे एक राष्ट्र के रूप में लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। ढेर सारी बाधाएं हैं, लेकिन उन बाधाओं का समाधान भी है। हमारा देश आजाद हुआ, हमने ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अपनाए जो आज हमारे लिए गौरव का विषय है। हमारा राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज और हमारा संविधान, जो देश के प्रत्येक नागरिक को, देश के सभी निवासियों को, अलग अलग धर्म, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति के लोगों को कैसे आपस में जोड़ता है। तो यहां महत्वपूर्ण विषय है कि हमारा जो देश है, इसका वास्तविक नाम क्या है, कैसे इतिहास में अलग अलग कालखंडों से, प्राचीन काल से होकर आज आधुनिक भारत में हमारे देश को कब कब अलग अलग कैसे पहचान मिली और कैसे आज हम इस आधुनिक भारत में पहुंचे। सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसा चीनी यात्री इत्सिंग कहता है कि जो हिंदू शब्द इस्तेमाल किया गया उस समय, वह भारतीय लोग अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। कुछ उत्तर क्षेत्र की जनजातियां थीं जो उन्हें कहती थीं और स्वयं भारतीय इस नाम से परिचित नहीं थे। सबसे पहले अगर हम देखें इसका इतिहास, तो सबसे पहले जो ईरान का हखामनी वंश था, वहां के लोगों ने भारत के लिए इंडिया शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया, जो इंडस रिवर अर्थात सिंधु नदी के दूसरे तरफ था। तो कई स्थानों पर जो भाषाई अंतर हैं, तो वहां पर सिंधु को, स को लोगों ने ह जैसा उच्चारण किया, तो उसका बिगड़ा हुआ नाम हिंदू जैसा हुआ। तो सबसे पहले अगर इसको देखें तो इंडिया शब्द का इस्तेमाल जो इंडस के लिए हुआ, बेसिकली हखामनी ईरानी शासकों के द्वारा हुआ। अवेस्ता जो कि प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है, उसमें सप्त सिंधु शब्द का इस्तेमाल हुआ। सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियां जहां पर इस महान देश के लोग निवास करते हैं। उसके बाद हम देखें यूनानी में इसको इंडोस कहा गया। सिंधु नदी का जो इन्होंने उच्चारण किया, उन्होंने इसको इंडोस कहा। और प्रसिद्ध इतिहासकार, जिसको हम इतिहास का जनक भी कहते हैं, हेरोडोटस, क्या कहता है हेरोडोटस? वो कहता है इंडोस। तो ये जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द थे, और चूंकि सिंधु नदी हमारी सीमा थी, सिंधु नदी के दूसरी तरफ रहने वाले सभी लोगों को इन्होंने हमारी पहचान, हमारी जो भौगोलिक पहचान सिंधु के आधार पर थी, उस नाम से पहचाना और इसको उन्होंने भारत को अलग अलग नाम दिया। हम फारसी में देखें तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया हिंदू, चूंकि स को ह इन्होंने बोला तो हिंदू हो गया। लैटिन में देखें तो इंडस, हिब्रू भाषा में हुड्डू। और जब हम बात करते हैं ईरानी संदर्भ में, तो यहां उनकी प्रसिद्ध पुस्तक मेहरे यास्त और याशना में वो हप्त हिंदू के स्थान पर उन्होंने हिंदू शब्द इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार जो हिंदू की पहचान बनी, जैसा इत्सिंग कहता है कि यहां के लोगों को स्वयं इस नाम की जानकारी नहीं थी और उत्तरी जनजातियां इनको इस नाम से पुकारती थीं। दूसरा महत्वपूर्ण संदर्भ है कि चीनी लोगों ने, जो हमारे पड़ोसी थे, हिमालय हमें उनसे अलग करता है। कई ऐसे चीनी यात्रियों ने भारत की यात्रा की, तो उन्होंने भारत के जिस नाम का उच्चारण किया, हमारे देश का जो उच्चारण किया, चीनी लोगों ने पहले इन्होंने इसको तिएनचू कहा, तिएनचू, या इसको चुआंतू शब्द का भी इस्तेमाल किया। अब इसको चीनी लोग ही जाने कि क्यों चुआंतू कहते थे, हम लोग तो चुआंतू नहीं थे। लेकिन ह्वेनसांग के बाद, जब ह्वेनसांग यहां से वापस गया, तो एक नया नाम आ गया और इन नाम आया इंतु। तो अलग अलग भाषाओं में जिन लोगों ने भी भारत की यात्रा की या भारत के बारे में जाना, उन्होंने हमारे भौगोलिक संदर्भ में हमें नाम देने का प्रयास किया। हाल ही में कुछ ऐसे राजनीतिक विवाद भी आए और कुछ लोगों ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। तो देखिए, यह बिना किसी भेदभाव के अगर हम इतिहास के आधार पर इसकी व्याख्या करें तो यह तथ्य पूरी तरह से सही है कि बाहरी लोगों ने हमें जो पहचान दी वह सिंधु नदी के आधार पर थी और सिंधु के आधार पर सबको हिंदू कहा गया। जो सभी लोग सिंधु के उस पार निवास करते हैं वो सभी हिंदू हैं और वहां रहने वाले सभी लोग
हिंदुस्तानी हैं। तो हिंदू का अर्थ यहां किसी धर्म, क्षेत्र, जाति, भाषा, समूह से बिल्कुल नहीं था। यहां हिंदू का अर्थ था कि वो सभी लोग जो सिंधु नदी के उस पार निवास करते हैं। तो ये हमारी भौगोलिक पहचान थी जिसमें सभी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के लोग शामिल थे। और यह हमारी पहचान बेसिकली विदेशियों द्वारा दी गई। कैसे विदेशियों ने अलग अलग अपने भाषा में भारत को या हमारी जो पहचान थी उसको उन्होंने रखा, ये आपने देखा। अब हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संदर्भ में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे स्रोतों में या भारतीय परिवेश में इस देश को क्या अलग अलग नाम। भारत में हमारे भारतीय स्रोतों में सबसे पहले मैं बात करता हूं विष्णु पुराण की, जो बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा विष्णु पुराण में दी गई। और विष्णु पुराण कहता है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारती नाम भारती यत्र संतति। अर्थात जो हिमालय के उत्तर में और समुद्र के दक्षिण में है वह भारतवर्ष है और इसकी संतानों को हम भारतीय कहते हैं। पहली महत्वपूर्ण परिभाषा दिया विष्णु पुराण ने। इसके बाद पाणिनि की जो अष्टाध्यायी आई उसमें राजनीतिक रूप से सबसे पहले जो एक राजनीतिक महत्वपूर्ण संदर्भ आया पाणिनि की अष्टाध्यायी में, उसमें भारत का उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर हम इसको अन्य संदर्भों में देखें तो यह कहा गया कि जम्बुई द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गते। यह आपने श्लोक सुना होगा, हमारे धार्मिक प्रयोजनों में इसका इस्तेमाल होता है। और उसमें यह याद दिलाई जाती है कि इस धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित जो लोग हैं उनकी वास्तविक पहचान क्या है, कि जम्बुई द्वीप के निवासी हैं, भारत खंड के हैं, आर्यावर्त के हैं और इस देश के अंतर्गत हैं। अर्थात हमारी जो पहचान है वह आर्यावर्त की है, अर्थात आर्यों की भूमि। इसको कई स्थानों पर ब्रह्मर्षि देश भी कहा गया, जो ब्रह्मर्षि लोगों का निवास है। बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा ऋग्वेद में, ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है उसमें कहा गया सप्त सिंधु, यानी सिंधु और उसकी जो 7 सहायक प्रमुख नदियां हैं उस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी लोगों के लिए सप्त सिंधु क्षेत्र यहां पर प्रयोग किया गया। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इन सभी शब्दों के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया। और यह कहा गया कि जम्बुई द्वीप का भारत एक हिस्सा था। जम्बुई द्वीप अखंड पूरा भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र उसमें आएगा, उसका एक छोटा सा हिस्सा भारत था। अब जैसा हमारे ग्रंथों में उल्लेख है कि भरत जन और उनकी संतानों के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा, जो आज बेसिकली हमारी मूल पहचान है भारत। भारत में मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने इसको हिंदुस्तान कहा। अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में बार बार हिंदुस्तान अर्थात हिंदुओं का ऐसा स्थान, तो अलग अलग शब्द आते रहे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भी भाषाई दृष्टि से इसको इंडस से उन्होंने इसकी पहचान इंडिया के रूप में की। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अर्थात अगर हम संवैधानिक रूप से देखें तो हम कौन हैं? हम इंडिया जो कि भारत है। यहां पर 2 शब्दों का प्रयोग हुआ, इंडिया और भारत। अर्थात भारत जिसकी पहचान प्राचीन काल से चली आ रही है और भरत जनों के नाम पर, उनकी संतानों के नाम पर, जो हमारी उस आदि परंपरा, हमारी उस वैदिक परंपरा की याद दिलाता है। और इंडिया जो एक भौगोलिक पहचान अर्थात सिंधु नदी के दूसरे पार रहने वाले लोगों के लिए, जिसका प्रयोग बाहरी लोगों के द्वारा हमें पहचानने के लिए किया गया। तो हमारी संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया। तो आज अगर हम देखें तो अलग अलग जितने भी नाम आए, कुछ विदेशी लोगों ने हमें नाम दिए और कुछ प्राचीन काल से नाम हमारे लिए दिए गए। लेकिन आज जो संवैधानिक रूप से हमारा नाम है और वो है इंडिया दैट इज भारत। एक हमारी अपनी पहचान और एक हमें दूसरों द्वारा दी गई पहचान। तो ये अलग अलग नाम अलग अलग संदर्भों में, इसको चाहे भाषाई दृष्टिकोण से देखें, इसको भौगोलिक संदर्भ में देखें या प्राचीन भारतीय सभ्यता के संदर्भ में देखें, तो अलग अलग नाम उभर कर सामने आए। लेकिन
इतने अलग अलग नामों के बाद, इतनी अलग अलग पहचान के बाद हमारे देश की एकता और अखंडता आज जो लगातार बनी हुई है, उसका कारण है कि हमारी अलग अलग पहचान होने के बाद भी हमारी जो आत्मा है वो एक है। हमारी आत्मा क्या है? मानवता पर आधारित एक ऐसा समाज, एक ऐसा भारत जो हमारे खून में है, हमारे डीएनए में है, और हम लगातार उस भारत के आगे बढ़ने, उस भारत को सशक्त बनाने और कैसे उसको हम सदैव मानवीय मूल्यों के आधार पर प्रतिष्ठित करते रहें, हम ऐसे भारत का सपना देखते हैं। नमन है इसी भारत भूमि को। धन्यवाद।